अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे केस के बारे में जिसने पूरे पाकिस्तान के यूट्यूब और सोशल मीडिया सीन को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई की, जिनको अभी हाल ही में लाहौर एयरपोर्ट से अरेस्ट किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि उनकी गिरफ्तारी किस वजह से हुई, उन पे असल चार्जेस क्या हैं और इस केस का बैकग्राउंड क्या है, ये सब आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके पीछे जो असल कहानी है वो भी बताएंगे। एक बड़े ब्यूरोक्रेट के बेटे की इन्वेस्टमेंट, उसका पैसा डूब जाना और फिर किसने असल में एफआईआर रजिस्टर करवाई। हमारे जराये के मुताबिक ये कहानी सिर्फ एक यूट्यूबर तक महदूद नहीं है, इसमें एक बड़े ब्यूरोक्रेट के बेटे भी शामिल हैं। ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ये सिर्फ एक यूट्यूबर का स्कैंडल नहीं है, ये एक बड़ी फाइनेंशियल गेम है जहां फ्रॉड और पावर पॉलिटिक्स दोनों निकलकर सामने आ रही हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनट्स में आपको वो डिटेल्स मिलने वाली हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने आपको नहीं बताई। सबसे पहले बात करते हैं 17 अगस्त 2025 की, जब डक्की भाई ने अपनी फैमिली के साथ फ्लाइट लेने लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। लेकिन वहां NCCIA यानी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऑफिशियल्स ने उन्हें PNIL लिस्ट की वजह से रोक लिया। PNIL यानी प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें उन लोगों के नाम होते हैं जिनके मुल्क से बाहर जाने की इजाजत टेम्पररी रोक दी जाती है, और डक्की भाई का नाम भी इसी लिस्ट में शामिल था, क्योंकि उन पे लगा था एक बहुत सीरियस इल्जाम ऑनलाइन गैम्बलिंग एप्स की प्रमोशन का। अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाएं तो जून 2025 में एक इंक्वायरी शुरू हुई थी, जब रिलायबल सोर्सेज ने NCCIA को बताया कि पाकिस्तान के कुछ बड़े यूट्यूबर्स गैम्बलिंग एप्स को प्रमोट कर रहे हैं। ये एप्स थी बिनोमो, 1xBet, Bet365 और B9 गेम। इन एप्स का असल बिजनेस मॉडल ये है कि लोगों को इजी पैसे और डबल इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स के लालच दिया जाता है, लेकिन असल में इनमें पैसा देने वालों को ज्यादा नुकसान होता है। मतलब सीधी जुबान में ये एक ऑनलाइन जुआ था जहां आम लोग फाइनेंशियल लॉस का शिकार हो रहे थे। मतलब जब तक लालच जिंदा है, नौसरबाजी चलती रहेगी। अब बात करते हैं उस एफआईआर की जो डक्की भाई के खिलाफ रजिस्टर हुई। एफआईआर के मुताबिक डक्की भाई ने अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू इन एप्स को प्रमोट किया और ऑडियंस को मिसलीड किया। एफआईआर में जो उन पे सेक्शंस लगाए गए हैं वो कुछ यूं हैं। सेक्शन 13 इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी, फेक और ऑल्टर्ड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स बनाए जाएं। सेक्शन 14 इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए फ्रॉड करना, एग्जांपल मिसलीडिंग प्रमोशंस। सेक्शन 25 स्पैमिंग, अनवांटेड मास मैसेजेस या मिसलीडिंग एड्स स्प्रेड करना। सेक्शन 26 स्पूफिंग, फेक आइडेंटिटी या डिस्गाइज यूज करते लोगों को डिसीव करना। पाकिस्तान पीनल कोड के अंडर जो सेक्शंस इन पे लगाए गए हैं वो 294B ऑफरिंग प्राइस इन कनेक्शन विद ट्रेड, सेक्शन 420 चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। लीगल एनालिस्ट कहते हैं कि NCCIA ने जो एफआईआर दर्ज की है, एफआईआर नंबर 196/2025, उसमें जो पीका के सेक्शंस शामिल किए गए हैं उनका कोर इश्यू ऑनलाइन फ्रॉड और मिसलीडिंग प्रमोशंस है। एफआईआर ये कहती है कि डक्की भाई ने गैम्बलिंग एप्स को अपने यूट्यूब चैनल पर प्रमोट किया, जिसमें आम लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया लेकिन नुकसान उठाया। ये सारे चार्जेस इसी फाउंडेशन पर खड़े किए गए हैं। यानी सीधी बात है, उन पे इल्जाम है कि उन्होंने अवाम को झूठे वादों से पैसे लगवाने पर मजबूर किया और इससे फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ। दोस्तों, NCCIA ने सिर्फ एफआईआर रजिस्टर नहीं करवाई, बल्कि उन्होंने 27 वीडियोस लिंक्स भी एविडेंस के तौर पर कोर्ट में दिए हैं। ये वो वीडियोस थी जहां डक्की भाई ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन एप्स का जिक्र किया, उनके रेफरल लिंक्स दिए और उन्हें सेफ अर्निंग प्लेटफॉर्म्स कहकर प्रमोट किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक डक्की भाई के मोबाइल फोन से भी बिनोमो की चैट्स, प्रमोशनल एग्रीमेंट्स और पैसों की ट्रांजैक्शन डिटेल्स रिकवर हुई हैं। ये सब अब
कोर्ट के पास इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। बाय द वे, हमारे जराये के मुताबिक ये कहानी सिर्फ एक यूट्यूबर तक महदूद नहीं है। इसमें एक बड़े ब्यूरोक्रेट के बेटे भी शामिल हैं, जिन्होंने डकी भाई के कहने पर इन गैम्बलिंग एप्स में इन्वेस्टमेंट की। उन्हें ये कॉन्फिडेंस दिलाया गया कि आपके पैसे सेफ हैं, कभी नहीं डूबेंगे। लेकिन जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि कभी कभी बड़े बाप का बेटा छोटी हरकत कर जाता है, यही हुआ। उसने पैसे लगाए और पैसे डूब गए। अब हमारे सोर्सेस कह रहे हैं कि ये मामला आउट ऑफ कोर्ट भी सेटल हो सकता है। कहा जा रहा है कि जब उस ब्यूरोक्रेट के बेटे ने अपने वालिद को कंप्लेन की तो उन्होंने फौरन एक्शन लिया। बड़ा आदमी है तो बड़ा एक्शन ही होगा, और अब सब लोग इस एम्बिट में आ गए हैं। वैसे वो बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट है और ये आपने पता कराना है कि वो कौन है। इन एप्स की प्रमोशन में बहुत सी फीमेल इन्फ्लुएंसर्स के नाम भी आ रही है, लेकिन डकी भाई स्पॉटलाइट में इसलिए है क्योंकि मामला है 50 लाख का। अगर वो 50 लाख वापस कर देते हैं तो हो सकता है कि ये केस क्वाइटली सेटल हो जाए। मगर असली सवाल ये है कि कहानी का अगला मोड़ क्या होगा, ये अभी किसी को नहीं पता। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आम लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है तो हमारे बहुत से बड़े क्रिकेटर्स और सेलिब्रिटीज जो इन्हीं एप्स की प्रमोशन करते रही हैं, उन पर भी कोई कानून लागू होगा? क्या कानून एक्शन लेगा? क्योंकि असल में सिर्फ ये एक ऑनलाइन फ्रॉड नहीं बल्कि एक सोशल एपिडेमिक है जो हमारे यंग जनरेशन को नुकसान पहुंचा रहा है। अब बात करते हैं कोर्ट की लेटेस्ट अपडेट्स की। अरेस्ट के बाद डकी भाई को लाहौर की लोकल कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 2 दिन का फिजिकल रिमांड दिया गया। मतलब NCCIA उनसे 2 दिन तक डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन करती रही और फिर 19 अगस्त को कोर्ट में डिटेल्ड रिपोर्ट सबमिट करवानी है। इस 2 दिन के रिमांड में NCCIA को वक्त मिला कि वो एविडेंस इकट्ठे करें, जैसे कि फोन से चैट्स, पेमेंट ट्रेल्स, रेफरल एग्रीमेंट्स वगैरह वगैरह। ये इनिशियल इन्वेस्टिगेशन फेस है और आखिर में कोर्ट फोरेंसिक प्रूफ और डिजिटल रिकॉर्ड्स को भी देखकर डिसीजन लेगा। अभी तक डकी भाई की तरफ से कोई क्लियर ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आई, लेकिन उनके फैंस और सपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि केस उनके खिलाफ एक टारगेटेड कैंपेन है। लीगल एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये केस भी एक टेस्ट केस बनने जा रहा है इन्फ्लुएंसर्स के लिए। अगर गिल्टी साबित हुई तो फाइन और जेल दोनों हो सकते हैं, और अगर सबूत ना मिले तो केस खत्म भी हो सकता है। लीगल एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि क्रिएटर्स को प्रमोशन करते वक्त पब्लिक इंटरेस्ट और लॉ का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और हमारे जराये कहते हैं कि ये केस 50 लाख का है। 50 लाख वापस हो जाएंगे तो केस भी शायद वापस हो जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने 4 रोजा रिमांड एक्सटेंड कर दिया है। एक्सपर्ट्स ये पॉइंट हाईलाइट करते हैं कि अगर किसी इन्फ्लुएंसर ने प्रमोशन में मिस रिप्रेजेंटेशन या फॉल्स गारंटीज दिखाई, जैसे इजी प्रॉफिट्स, तो ये इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड पीका सेक्शन 14 के अंदर आता है। और अगर लोग फाइनेंशियली हार्म हुए तो PCC सेक्शन 420 भी लग सकता है। और फाइनेंशियल लॉस प्रूफ करना मैंडेटरी होता है। FIR ने इस पॉइंट को एम्फसाइज किया है। तो दोस्तों, डकी भाई कोई पहली दफा कंट्रोवर्सी का शिकार नहीं हुए। उनका नाम पहले भी हेडलाइंस बनता रहा है। 2014 का केस देख लें, जब डकी भाई उनकी वाइफ अरूब जतोई को लाहौर मॉडल टाउन से अरेस्ट किया गया था, जब उनके घर से लाइसेंस्ड वेपन डिस्प्ले करने का मसला उठ गया था। 2025 का मोटरवे स्टंट केस देख लें, कुछ महीने पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो मोटरवे पर रिस्की कार स्टंट्स कर रहे थे। इस पर मोटरवे पुलिस ने केस रजिस्टर किया और उन्हें प्रोटेक्टिव बेल लेनी पड़ी। यानी कंट्रोवर्सीज का सिलसिला पहले भी रहा है, लेकिन इस दफा का केस सबसे ज्यादा सीरियस समझा जा रहा है। जब से डकी भाई अरेस्ट हुए हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा सब पर ट्रेंड कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको एग्जाम्पल बनाया जा रहा है ताकि दूसरे इन्फ्लुएंसर्स गैम्बलिंग एप्स या इलीगल प्रमोशन से दूर रहें। दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर उन्होंने वाकई गैम्बलिंग एप्स प्रमोट की हैं तो उन्हें जिम्मेदार ठहराना चाहिए। मतलब पब्लिक ओपिनियन अभी 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। एक तरफ फैंस का सपोर्ट और दूसरी तरफ क्रिटिक्स की हार्श क्रिटिसिज्म। मगर एक तीसरा पहलू जो हम आपको बताते चलें कि ये केस पैसों का लेन देन है। पैसे डूबे, FIR हुई और अब पैसों की वापसी का मुतालबा है। पैसे मिल जाएंगे तो शायद
डकी भाई दोबारा से अपनी सोशल एक्टिविटीज रिज्यूम कर सकें। यहाँ एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को ये हक है कि वो किसी भी प्रोडक्ट या ऐप को बिना वेरीफाई किए प्रमोट करें? क्या पैसे कमाने के लिए ऑडियंस का ट्रस्ट तोड़ना ठीक है? पाकिस्तान में यूट्यूबर्स और डिजिटल क्रिएटर्स की ऑडियंस अक्सर बहुत यंग होती है, जो हर बात पे ट्रस्ट करती है। अगर उन्हें गलत एप्स या स्कीम्स दिखाकर उनका पैसा डूब जाए तो जिम्मेदारी किसकी होगी? मेरी नजर में ये केस सिर्फ डकी भाई का नहीं, ये एक टेस्ट केस है जो आने वाले वक्त में इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक वेकअप कॉल बन सकता है। तो दोस्तों, ये थी डिटेल स्टोरी डकी भाई की रिसेंट अरेस्ट की। अरेस्ट सीन से लेकर एफआईआर, कोर्ट अपडेट्स, एविडेंस और पास्ट कंट्रोवर्सीज तक। अब सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि डकी भाई वाकई गिल्टी हैं या उन्हें अनफेयरली टारगेट किया जा रहा है? क्या पाकिस्तानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को स्पॉन्सरशिप्स चूज करते वक्त अपनी जिम्मेदारी नहीं निभानी चाहिए? अपने कमेंट्स नीचे जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा, ताकि तमाम अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अगले वीलॉग में फिर नई कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।